नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं, आपके सामने आया हूं देश के सामने एक सवाल उठाने कि क्या शाहीन बाग में 370 लगी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 इतिहास हो चुका है, मगर दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों की मनमानी ऐसी है जिसमें यही सवाल कौंध रहे हैं कि क्या शाहीन बाग में 370 लगा हुआ है। क्या अब अपने ही देश या यूं कहें देश की राजधानी के शाहीन बाग में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने पूरी रिपोर्ट और तस्वीरें देखी कि कैसे शाहीन बाग में जानबूझकर कुछ लोग या सभी प्रदर्शनकारी, ये मैं कहूं तो ज्यादा ठीक होगा, हमारे रास्ते में आ धमके और रास्ता रोककर खड़े हो गए। सवाल यह है कि आखिर उन्हें यह अधिकार किसने दे दिया। इसी मसले पर यहां से बहस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि क्या शाहीन बाग में 370 लागू है। नागरिकता कानून पर कहां है कंफ्यूजन, इसको लेकर हमने जब वहां मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की तो वो पहले तो गोलमोल जवाब देते नजर आए और फिर चलते बने। आप भी देखिए हमारा रास्ता रोकने वाले प्रदर्शनकारियों से जब हमने बात की तो उनका जवाब क्या था। फिर यह समझना चाहता हूं, जब सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये बताइए ना आप। जैसे सीएए से भारतीय नागरिक का लेना देना नहीं है, आप बताइए ना, आप बताइए। आप बताइए ना। मोदी जी, नो आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। और आप दिखाओ चैनल पे, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने खुद कहा है कि आप एनआरसी सीएए के साथ एनआरसी आने वाला है। और मोदी जी ने क्या कहा, रामलीला मैदान से कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ। संसद में वीडियो है मौजूद, क्या झूठ नहीं है ये? मुझे आप ये बताइए भाई साहब, हमको अंदर आना है। शहजाद भाई अंदर आना है, अंदर आना है हमको, हम इंतजार करते हैं। भाई साहब हम अंदर आना चाहते हैं जी, अंदर आना चाहते हैं भाई साहब, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। सुनील, आपको क्या लगता है ये जो उग्रता है, ये मैंने उस दिन भी देखी थी और मैंने ऐसा महसूस किया कि एक खास लोग जो ये चाहते हैं कि इनकी बातें लाइव कही जाएं, इनकी बातों में कोई कट ना हो, ये जो कहें वही चीजें एयर पर दिखाई जाएं, इनके बातों के पक्ष में हम लोग बात करें। क्या ऐसा किसी स्वस्थ प्रजातंत्र में होना चाहिए? देखिए दीपक, यहाँ कुछ और पत्रकार आते हैं, रोज़ आते हैं, यहाँ भाषण देकर जाते हैं, तालियां बजती हैं उनके लिए, यहाँ पर उन्हें मंच पर बुलाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनके पक्ष की बात कर रहे हैं, वो इनको भड़का रहे हैं। और लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब बात है कि अगर कोई आदमी, हम तो कह रहे हैं कि हम ना इनके पक्ष में है ना हम इनके विपक्ष में है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक अजीब तरह का एक उग्र माहौल है। आप हवा में उस टेंशन को महसूस कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। और हमारे जितने दर्शक हैं वो सारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक अजीब सा तनाव और एक डर का माहौल कि कोई बाहर का आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। शाहीन बाग में हमारा मकसद था कि नागरिकता कानून पर धरने पर मौजूद लोगों से उनकी राय जानी जाए, उनके मन में क्या आशंका है इससे रूबरू हुआ जाए और उनसे सवाल किया जाए कि जब भारतीयों का नागरिकता कानून से कोई लेना देना नहीं तो फिर 15 दिसंबर से प्रदर्शन की वजह क्या है। इसी मसले पर जब हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की तो सामने आया कि नागरिकता कानून को लेकर उनके पास सही जानकारी नहीं है। भाईजान मेरी बात सुनिए। लेकिन कहीं एक पड़ोस के मुल्क में कहीं तो इसी पर बात करने के लिए कई सारी जानकारियां आधी अधूरी, अफवाह का अंबार, उसके ऊपर दिमागों में, बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। कल एक बड़ा खुलासा और करेगा न्यूज नेशन कि कौन कौन से नारे इस देश में लग रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई 370 लागू है। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, हमारे साथ है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो यूथ फॉर इक्वलिटी से आते हैं, विजय शंकर तिवारी जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, सुबी खान जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ सीएए की सपोर्टर हैं, प्रोफेसर दिनेश वासने सीपीआई के नेता है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक है, मोहम्मद साजिद रशीदी, इनको मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि इन्होंने चैलेंज दिया था कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, हम फेक कर रहे हैं। हमने इनको तस्वीरें भी दिखाई थी, इन्होंने कहा था एमएलसी दिखाएं। आज कागज हम दिखाएंगे साजिद रशीदी साहब, और आज हम कागज दिखाएंगे नहीं और साबित करेंगे कि कितने बड़े झूठे हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ ये पूरे हमारे पत्रकार हैं, मेरे दोनों कैमरामैन हैं, अनिल यादव हैं, रुमानुल्लाह खां हैं जो मुझे उस दिन बचा के लाए थे। लेकिन संबित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, भाई आपकी सरकार है,
दिल्ली पुलिस है, आप मुझे बताइए कि आपने कश्मीर की धारा 370 तो हटा दी, शाहीन बाग में लगा दी है क्या? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं एक बहुत ऐतिहासिक डिबेट में भाग ले रहा हूं। दीपक जी, बहुत अरसे के बाद आपके साथ, आप जैसे एक बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार के साथ बैठने का मुझे मौका मिल रहा है, और जिस प्रकार से आपने और सुधीर जी ने दोनों ने जाके एक ऐतिहासिक काम किया है शाहीन बाग में, उसके लिए आप बधाई के पात्र भी है। मैंने 1 घंटे तक वो शो 9 से 10 बजे तक पूरा न्यूज़ नेशन में मैंने आज देखा है। देखिए, एक आप सोल्यूशन के लिए गए थे, मगर केवल प्रॉब्लम ही हाथ लगा है, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। आप भी चाहते थे कि आपको वो अंदर अलाउ करे, आपसे बातचीत करे, सुधीर जी के साथ भी बातचीत करे, जो भी उनके मन में संशय हो, जो भी शक शुबा हो, उन सब शक शुबाओं को आप दूर करें, ताकि वहाँ किसी प्रकार का भी वातावरण खराब ना हो। क्योंकि उसके बदले में आपको मिला क्या? आपको अंदर नहीं छोड़ा गया, लोग आपके खिलाफ नारे लगाए, एक बार तो आपको लगभग लिंचिंग कर दी गई, आपका कैमरा तोड़ दिया गया, आपका कैमरा वहीं छूट भी गया है। ये सब आपको मिला है। जहां तक हिंदुस्तान की सरकार का सवाल है, देखिए, पूरा विषय कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की पुलिस जो है, अगर अपनी औचित्य समझती है तो वो जाके बातचीत करे और इनको डिस्पर्स करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की पुलिस शाहीन बाग गई थी, शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर्स से बैठ के लंबी बातचीत भी हुई थी। पुलिस नाकामयाब हुई, पुलिस के कहने पर भी इन्होंने सड़क नहीं खाली किया। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एक तरह से सरकार का ही एक एक्सटेंडेड आर्म होता है, उन्होंने भी बैठक बुलाई, उन्होंने अपने ऑफिस में बैठक बुलाई, सारे ऑर्गेनाइजर्स गए थे। हाथ जोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, बच्चों के लिए स्कूल बस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस से सड़क खोलिए, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ तो आप करिए। मगर फिर भी इनके कान में जू तक नहीं रेंगा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सड़क आज भी जाम है। देखिए, अगर लाठीचार्ज, टियर गैस, मार पिटाई करके सड़क खोलना हो तो सरकार एक दिन में खोल देगी, मगर आप समझिए, इससे ये लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि सड़क खोलने के लिए पुलिस इन पर डंडे बरसाए, और फिर ये कंप्लेंट करने विदेश में भी जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, दूसरे कंट्रीज के एम्बेसीज में जाएं, वॉशिंगटन पोस्ट और इकोनॉमिस्ट में लिखें कि देखो मोदी जी कैसे हिटलर बन गए हैं और कैसे मुसलमानों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, कैसे मुसलमानों को मारने की साजिश इस देश में हो रही है। हम तो कह रहे हैं हम शांतिप्रिय देश है, हाथ जोड़ के शांति से दिल्ली पुलिस ने अपील किया है, हाथ जोड़ के एलजी ने भी अपील किया है। आप अगर समझदार लोग हैं तो रास्ता खोल देते, आप खोल नहीं रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप सीएए के बारे में समझना चाहते थे ना? दीपक चौरसिया गए थे, सुधीर चौधरी गए थे, आप तो समझ नहीं रहे थे। और दीपक भाई, मैंने पूरा का पूरा देखा 1 घंटे का शो आपका। ये सही तो जानते ही नहीं है, ये गलत जानते हैं। They don't know the reality, they are only talking about the rhetorics। और किस प्रकार की बातें, आपको 15 लाख मिला क्या? आप डिमोनेटाइजेशन आपने क्यों किया? अब मोदी के कारण से विदेशों में भारत का नाम खराब हो रहा है। ये क्या, ये सीए के प्रोटेस्ट है? 15 लाख सीए में 15 लाख कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है डिमोनेटाइजेशन की बात सीएए में? आप बताइए कहां लिखा हुआ है ये सब बातें? देखिए, ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। और आज जिस प्रकार का खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने 120 करोड़ रुपए बांटकर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है, ये उसी का एक हिस्सा है। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपके ही पास आऊंगा इसके बाद। आप और तहसील में प्रोफेसर साहब आपके ही पास आऊंगा। नहीं, दीपक चौरसिया प्लीज, दीपक चौरसिया, हम इनके नैरेटिव सुनने के लिए नहीं बैठे। 1 मिनट प्रोफेसर साहब, मैं थोड़े समय के लिए हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। और आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, तू तड़ाक करके तो बात ना करिए। नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, आराम से विषय वस्तु को आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह रखिए। ये तू तड़ाक करके क्या बातचीत करना है? आप इतने बड़े आदमी हैं, आप शांति से बात करिए। तुम दे रहे हो, तुम क्यों आए हो, तुम लाए हो, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। जीएसटी से आप अपने आप को एक प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसर का व्यवहार भी प्रोफेसर की तरह होना चाहिए ना। ऐसे शाहीन बाग के गुंडों की तरह व्यवहार मत करिए प्रोफेसर साहब। ठीक है, अरे तुम डॉक्टर हो, कैसे डॉक्टर हो? शांति से सर, जहर का इंजेक्शन जेब में लेकर घूम रहे हो। रुकिए, ये तुम कैसे डॉक्टर हो? जहर का इंजेक्शन लेकर घूम रहे हो। देखिए दीपक भाई, देखिए इनकी हालत देखिए दीपक भाई। मैं कहूंगा व्यूअर्स से, देखिए आप इनके व्यवहार में देखिए। मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा, जनता को जज कर लेने दीजिए। इतने टॉलरेंट लोग बना रहे हो तुम। पहले कभी कहते हो 500 रुपए लेके महिलाएं आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन के जनता जज कर रही है, इनके व्यवहार को देख के जनता ही जज कर रही है। मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ कि एक प्रोफेसर के व्यवहार को देखिए। आज इस शो को करोड़ों लोग देख रहे हैं और करोड़ों लोग इससे निर्णय लेंगे कि आप ये तथाकथित प्रोफेसर जो हैं उनके व्यवहार को देखिए। तुम उनके लिए क्या बोल रहे हो? चलिए, मैं बहुत खराब मगर मैं आपको एक प्रोफेसर देश को तुम आग में झुलस दियो। सीए देश की नागरिकता में आपके जो बच्चे
सांप्रदायिकता का आधार लाता आपके बारे है में और 70 करोड़ से ज्यादा जनता भाग ले चुकी है। कल केरल में 620 किलोमीटर की जो दीपक भाई और सुधीर चौधरी ने भी शाहीन बाग एनआरसी के खिलाफ प्रोफेसर साहब थोड़ा पानी पी लीजिए। कोई भी डाउट है उसके बारे में पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। वो किसने किया? नहीं, ये पानी भी नहीं पी सकते हैं, ये तो जहर उगलते रहते, तो पानी कहाँ से पिएंगे? ये पानी आप पी लो, आपको पानी जनता पिला रही है। डाउट है तो अच्छा, देश की जनता आपको पानी पिला रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, जीडीपी गिरी हुई है, जीडीपी गिरी हुई है तुम्हारी, तो उसको संभालो पहले। सीए को लेकर सांप्रदायिकता का नजरिया ला रहे हो देश में। प्रोफेसर साहब, सीएए का भारतीय नागरिकों से क्या लेना देना है? जवाब दीजिए। किसी को दीजिए। प्रोफेसर साहब, सीएए का भारतीय नागरिकों से क्या लेना देना है? संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट दी अरे मुझे ये तो बताइए, सीएए से भारतीय नागरिकों का क्या लेना देना है? सीएए क्या भारतीय नागरिकों के लिए है? बताइए ना, जवाब दीजिए। आना पड़ेगा। सीएए क्या भारतीय नागरिकों के लिए है? बताइए। सीएए विदेशी नागरिकों के लिए है। तो भारतीय नागरिक क्यों रो रहे हैं? उनको क्यों भड़का रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। अगर विदेशी नागरिकों के लिए है तो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट क्यों? आपने मुस्लिम आप तो खुद एक्सपोज हो गए, आप तो खुद एक्सपोज हो गए। आप खुद कह रहे हैं विदेशी लोगों के लिए। सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म है, उसको आप अलग कैसे कर सकते हो? और भारत के सिर्फ 3 पड़ोसी नहीं है, भारत का पड़ोसी बर्मा भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश लिखा हुआ है। मलेशिया को नागरिकता मिल रही है, नेपाल के लोगों को नागरिकता मिल रही है, अदनान सामी को नागरिकता भी मिल गई, पद्मश्री भी मिल गया। जवाब दीजिए ना प्रोफेसर साहब। नेपाल से भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप बताइए ना, कैसे नहीं है भारत से संबंधित? बताइए कैसे नहीं है? भारत के नागरिकों से क्या लेना देना, ये बताइए। आपने खुद कहा विदेशी नागरिकों के लिए, आपने खुद कहा विदेशी नागरिकों के लिए, कहा कि नहीं कहा? आपने कहा विदेशी नागरिकों के लिए, जवाब दीजिए। भारत में आप नेपाल के लोगों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों की बात कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान में आग लगा रहे हैं। अगर भारत में नागरिकता मांगता है तो उसको नागरिकता दी जानी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपकी ये सोच भारत में आग लगा रही है। धर्म जो दीपक भाई, जिसका तुम समर्थन कर रहे हो, बार-बार तुम आग लगा रहे हो देश में। नॉर्मल नागरिकता लेने का रास्ता खुला हुआ है। प्रोफेसर साहब, आपके लिए नॉर्मल नागरिकता लेने का रास्ता खुला हुआ है, और ये केवल 2014 तक के लोगों को आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं इस तरह से? आप भी जानते हो कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में धर्म आधारित नागरिकता का विरोध किया, और इसलिए भारतीय प्रस्ताव। दीपक जी, इजराइल की आवाज को कम करें, वरना अच्छा ठीक है प्रोफेसर साहब, हो गई आपकी बात। प्रोफेसर साहब प्लीज शांत हो जाइए, मुझे आपको ऑडियो नहीं तो कम करना पड़ेगा। आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप गुरु हैं। सेक्टर में 24वां हफ्ता सर, गुरु की गरिमा से बात करिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब प्लीज। 0 है। सीएचसी के प्रोफेसर साहब प्लीज। प्रोफेसर साहब को ऑडियो थोड़ी देर के लिए काट दीजिए। डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए, आप क्या कह रहे थे? सर, पूरा सीए तो आप पढ़ लीजिए। ये देश की पॉलिसी मैटर है, ये 3 देशों के लिए अभी बनाया गया है, इसके पहले अफ्रीकन कंट्री के लिए बनाया गया था। ये देश अपने आप डिसाइड करता है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कब कितने देशों को अलाउ करेगा। और जहां तक बात रही है मुसलमानों के बाहर से, जो देश के बाहर से मुसलमानों के आने की बात, उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, क्या हिंदुस्तान में केवल, पूरे वर्ल्ड में केवल 6 रिलीजन ही है? नहीं, बहुत सारे रिलीजन हैं, उसमें बहुत सारे रिलीजन को मना किया गया है। और ये जो कानून है हमारे देश के ऊपर लागू होता है, देश के सिटीजन के ऊपर लागू नहीं होता, सॉरी, देश में आने वाले लोगों पे लागू होता है, ना कि देश के सिटीजन पे लागू होता है। और इसको बार बार ये मिसलीड करके बताया जाता है कि जैसे ये हमारे देश के मुसलमानों पे लागू। डॉक्टर मिश्रा, ये गलत है। संबित आइए, फिर मैं तहसीम को लूंगा, सुबी के पास जाऊंगा। दीपक भाई, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। दूसरों की बात भी सुना करिए। एक बार प्रोफेसर साहब को शांत करिए। प्रोफेसर साहब की आवाज को शांत करिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रोफेसर साहब को दिखाना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन को कि जरा आप इस चिट्ठी को, ये चिट्ठी, हाँ आप देखिए इस चिट्ठी को जरा आप क्लोजअप, हाँ ये चिट्ठी को क्लोजअप करके दिखाइए। ये चिट्ठी प्रकाश करात जी, जो कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनका 4 अप्रैल 2012 को मनमोहन सिंह को लिखा हुआ चिट्ठी है। उस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो बांग्लादेशी माइनॉरिटी है उनको सिटीजनशिप देने के लिए जल्दी से जल्दी क्लॉज 2(1)(b ऑफ द सिटीजन एक्ट शुड बी अमेंडेड इन रिलेशन टू द बांग्लादेशी माइनॉरिटी कम्युनिटी रेफ्यूजीज। मैं पूरी चिट्ठी पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि समय जाया होगा, आप इस पैराग्राफ में पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुद
सीपीआईएम कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट करिए ताकि जो बांग्लादेश से माइनॉरिटी आए हैं उनको नागरिकता दिया जा सके। देखिए, इस प्रकार की चिट्ठियां और इस प्रकार की हकीकत हमने आपके सामने रखा है। ये सीएए को लेके तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने भाषण दिया था, और अभी ये सब चिल्ला रहे हैं, अभी ये सब चिल्ला रहे हैं, सब लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हो। कैसे प्रोफेसर मैं पढ़ूं क्या? मौलाना साहब भी नहीं आए, तिवारी जी भी नहीं आए। सबमिट कंक्लूड कीजिए प्लीज, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने आपको चिट्ठी दिखाया, मगर बहरहाल आज आपका डिबेट जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 लगा हुआ है शाहीन बाग पे, देखिए चिंता का विषय है। ये लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे देश के ही लोग हमारे देश के एक हिस्से में जा नहीं सकते हैं, उसमें वायलेंस होता है, उसमें जान का डर होता है, आप पुलिस से घिरे हुए वहां जाते हैं दीपक भाई, तो धिक्कार है ऐसी जगह पे। ऐसी जगह में तो देशद्रोह पल रहा है। कैसे नारे लग रहे हैं शाहीन बाग में, हाथ में तिरंगा है मगर हाथ में झंडा, दिल में दंगा, दिल में आपने दंगा पाल रखा है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं। किस प्रकार के वहां पे छोटे छोटे बच्चों के जहन में जहर भरा गया है, कौन कर रहा है ये जहर की खेती? सीएए के खिलाफ करी है, लोगों के अधिकारों के लिए करी है, क्या मेरे अधिकार के लिए तहसीन पूनावाला पिटीशन करेंगे कि दीपक चौरसिया को शाहीन बाग जाने दिया जाए? बहुत सारी बातें हुई, मैं सबका जवाब दूंगा। 2-3 पॉइंट्स। सबसे पहले कहा जाता है कि सीए और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है, एनपीआर का कोई संबंध नहीं है, बाहर के नागरिकों को लागू होता है, हमारे मुल्क के नागरिकों को लागू नहीं होता है। सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता है 1955 सिटीजनशिप एक्ट। अभी मैंने कानून पढ़ा है, क्या कोई कानून आधा ही लागू होता है? क्या आप आधे प्रेग्नेंट हो सकते हो? या तो आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट नहीं हो, या तो कानून पूरा लागू होगा या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ठीक है सर, आप जबरदस्ती में प्रेगनेंसी घुसा रहे हैं। ठीक है सर, इंजेक्शन दे के आईवीएफ डाल दिया आपने। ठीक है सर, ये डॉक्टर साहब समझा देंगे क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर 2003 में अडवाणी जी और वाजपेयी जी ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड क्यों किया? उस कानून के तहत एनपीआर और एनआरआईसी दोनों आ गए। तो आप कहते हो नहीं हो, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट जिसके तहत ये आता है सीए, वो तीनों एक ही कानून के तहत आता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो अगर है तो पूरा कानून लागू होगा। आधा कानून सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लागू होता, मुल्क में पूरा कानून लागू होगा। हम लोग तब से बोल रहे हैं प्रेग्नेंट हो गए हो गलती से तो अबॉर्शन भी कर देंगे। अच्छा, मगर आप तैयार भी नहीं हो रहे हो अबॉर्शन के लिए। समित भाई, मैं अपनी बात कर देता हूं, थैंक यू। दूसरी बात आप यही करोगे, अबॉर्शन करोगे, मासूम को मारोगे, मासूम की जान ले लोगे, मासूम को खींचकर बाहर निकालो, यही उम्मीद है। गलती से प्रेग्नेंट हो गए, आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए, उसने कहा अबॉर्शन करना पड़ेगा और क्या करेंगे? ये बिल्कुल, दूसरी बात, ये एनालॉजी बिल्कुल गलत है। ये झूठी बात थी जिसका प्रचार किया गया इस देश में। एक सेकंड, मैं गवाह हूं। क्या गलत दिखा रहे हैं? प्रेगनेंसी का टर्म ये लेकर आए। मौलाना साहब, मैं आपसे बात करूंगा। सुबह काउंटर करिए जल्दी से। तो सबसे पहले तीनों एक ही कानून में आता तो है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल मानता हूं समित भाई की बात, ये हिंदू मुसलमान मुद्दा है ही नहीं, इसीलिए। और समित भाई की आगे की बात, एक देश के एक मुल्क के हिस्से में अगर आप जा नहीं सकते, हमारे वजीर आजम 56 इंच की छाती, आसाम नहीं जा सकते। आसाम में आपके वजीर आला, आपके चीफ मिनिस्टर बोलते सीए लागू नहीं होगा। त्रिपुरा में आपके वजीर आला विप्लव देव कहते हैं एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी लागू हुआ, मैं सबसे पहले बांग्लादेश जाऊंगा, मैं बांग्लादेशी हूं। आप त्रिपुरा नहीं जा सकते। आज आप सीएम, आपका 2 बार पीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया आसाम के अंदर। आप आसाम के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे क्योंकि आपको दिल्ली के चुनाव आ रहे। और तीसरी बात, और यहां पे अपनी बात समाप्त करता हूं, 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट है। क्या नरेंद्र मोदी जी का यह क्लेम है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है इन तीनों मुल्क में बंद हो गया है? 31 दिसंबर 2014 की डेट कहां से आए? अपने मन में आया? 30 दिसंबर 2014 की, 1 जनवरी 2015 क्यों नहीं? कहां से ये डेट आई? सुबह जी दीपक जी, देखिए इतना सीरियस इशू है और यहाँ पे इतना ज्यादा इसको ट्रिविलाइज किया जाए और एक कॉमेडी शो की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। सबसे पहले तो प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी सीपीआई के प्रोफेसर साहब प्रीएम्बल का जिक्र कर रहे थे। मैं बोलती हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्ग्यू मत किया करिए, पहले जाके पढ़ लीजिए। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ एक गाइडिंग लाइट है, प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। प्रीएम्बल के खिलाफ आप कोर्ट में जाके कानून को
चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप कानून को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किसी ना किसी एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन प्रूव करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी कोई मांगे नहीं बता पा रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं धर्म के आधार पे कर रहे हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 बोलता है, कहता है एक इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है, जो कहता है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप करिए, आप उनके लिए प्रावधान बनाइए। ये संविधान कहता है। इसी आधार पे SCs STs के लिए कानून बनते हैं, इसी आधार पे महिलाओं के लिए कानून बनते हैं। तो प्लीज ये जनता को वर्गलाइए मत। दूसरा, आप बात कर रहे हैं धर्म धर्म, ये कम्युनिस्ट के मुंह से मुझे धर्म बहुत ही मजाक लगता है। आप लोग लेनिन, स्टालिन, पोल पॉट की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज्यादा आपने मास रेप, मर्डर, स्लॉटर्स करे हैं। आप लोगों के मुंह से ह्यूमन राइट्स, धर्म, ये बातें मुझे मजाक लगती हैं। और अभी एक तहसीन जी की बात का जवाब दे देती हूँ। इन्होंने बोला असम में हिंदू मुस्लिम आप नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली एसएमईज खुद ही हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। एसएमईज बोल रहे हैं, एसएमईज बोल रहे हैं कि हमें बाहर का कोई नहीं चाहिए। हमको ये बता दो, शुभी के नाम के पीछे भी खान लगा है। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, शुभी के नाम के पीछे भी खान लगा है, खान लगा है। धर्म को जहर के मानने वाले लोग धर्म के आधार के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद फिर आप बताऊंगा और मैं पोल खोलूंगा मौलाना साजिद रशीदी की ब्रेक के बाद।